बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू नशियात में प्रोग्राम हालात हाज़िरा के साथ इरफान अहमद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों में जो पाकिस्तान में तब्दीली मजहब का बिल है वो काफ़ी डिस्कशन में रहा, लेकिन बाद में कुछ सियासी हालात ऐसे हो गए कि वो बिल जो है वो दब के रह गया। कुछ पता नहीं लग सका कि उसका फाइनल सिचुएशन अब क्या है। ये बिल 13 अक्टूबर को जो है मुल्की पार्लियामेंट की कायमा कमेटी ने रिजेक्ट किया था। इससे पहले वजारत कानून ने इस बिल को बनाया, फिर वो वजारत मजहबी अमूर को भेजा गया। वजारत मजहबी अमूर ने उसको इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवा दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कुछ उसके ऊपर इतराज़ात लगाए, फिर ये कायमा कमेटी में आया और कायमा कमेटी के बाद ये बिल जो है वहां से रिजेक्ट हो गया। उस रिजेक्ट की क्या वजूहात थी, उससे मुतासरा कम्युनिटी या मुतासरा फरीक जो है उनकी क्या फीलिंग है, ये हम आवाम तक नहीं पहुंचा सके। तो आज हमने इस सिलसिले में अपने पुराने दोस्त जनाब रवि दीवानी साहब से रब्ता कायम किया है, जो आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत के सदर हैं। क्योंकि जो बयान मैंने पढ़ा था उसके लिहाज से सबसे ज्यादा जो मुतासर हुई है कम्युनिटी वो हमारी हिंदू बरादरी है, जिन्होंने कहते हैं कि 1800 से ज्यादा केसेस जो है वो एक साल के अंदर हैं, जिनको तब्दीली मजहब की छोटी उम्र में जबरदस्ती मजहब उनसे तब्दील करवाया गया, शादी के बहाने या किसी भी बहाने से। तो करंट पोजीशन क्या है और उनका मौकफ क्या है, इस हवाले से रवि साहब से बात करते हैं। जी रवि भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपसे कुछ रब्ता पिछले दिनों सियासी हालात ऐसे रहे कि और मौजूदात पे हम बात करते रहे, इसमें बात रहेगी आपसे करने। आप इस मसले को क्या देखते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप बता सकें कि ये मसला कैसे स्टार्ट कैसे हुआ, फिर किस किस स्टेप से गुजर के कायमा कमेटी तक पहुंचा और उन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। एज यूजुअल जो ना आप मिनारिटी के इशू के साथ एक मरतबा दोबारा हम मुखातिब हैं एक दूसरे के साथ, और जो सच्चाइयां हैं जो हकीकतें हैं हम दुनिया को बताने के लिए यहाँ दोबारा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर। बेसिकली ये जो जबरी तब्दीली मजहब है, ये आपको अगर याद होगा, वैसे तो ये बहुत पुरानी हमारी रिक्वेस्ट रही है, मगर स्पेशली जो हाई प्रोफाइल हुई या ज्यादा डिमांड में आई जब रिंकल कुमारी का केस मतलब हाईलाइट हुआ था, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान नहीं तो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल जहां जहां पे भी हिंदू कम्युनिटी सिंधी कम्युनिटी मौजूद है वो सरापा एहतजाज बनी। जबकि उसमें भी रिंकल ने वाज़ेह और क्लियर कट भी बयान भी दिया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ, मगर उस वक्त भी उसको अबाइड किया गया, फिर इस्लामाबाद भेजा गया। और एक आपने देखा था कि हजारों मुस्लिम अफराद के सामने और जिस तरह उन्होंने घोटकी में कोर्ट के ऊपर जो ना मुस्लिम लोग बैठ के उन्होंने डिसीजन लिया था, ये कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है। बहरहाल हम दोबारा उस जगह से आते हैं जो ये बिल हुआ है। तो उस बिल के हवाले से ये कहानी थी सर। आपको क्लियर आ रहा है सर? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आपको नहीं तस्वीर आ भी रहा? आ रही है सर? आवाज भी आ रही, तस्वीर भी आ रही। तो उस बिल के हवाले से ये जब एक सिंध, इससे पहले अगर हम आते हैं कोई तकरीबन 4 साल पहले सिंध असेंबली में भी एक ये बिल नंद कुमार गोकलानी साहब ने पेश किया था, जिसमें यही चीजें थी, फोर्स कन्वर्जन का था। तो उसके ऊपर एनानमस सिंध गवर्नमेंट ने वो बिल पास किया था, मगर उसमें कुछ लोगों की या कुछ जो इदारे तो नहीं कह सकते हम, मेजॉरिटी की जो हमारे पास अक्सरियत है, उन्होंने प्रेशर दिया था और उस बिल को गवर्नर साहब ने रिफंड कर दिया था, वापस कर दिया था और उसको साइन नहीं किया था। और मेरे ख्याल में काफी कम ऐसा हुआ है कि जब एक पूरी एनानिमसली एक असेंबली ने बिल पास किया हो और उसको वापस किया जाओ। उसके बाद ये बिल जो है ना दोबारा जो ना यहाँ पे मिस्टर रमेश कुमार वाघवानी ने उधर कौमी असेंबली में पेश किया था। और उसके ऊपर भी जब उनसे बात हुई थी कि ये गाए बगाए हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से भी और इदारों से भी
इंटरनली तौर पे सब लोग एक्सेप्ट करते थे कि जबरी मजहब है। जी। मगर मसला आता था जब हम प्रॉपर फोरम पे, जब दूसरे उस टीवी पे या मीडिया पे आते थे, तो मानने के लिए फिर वहां पे इनकारी हो जाते थे। जैसे अगर आपने शाहजेब खानदादा का प्रोग्राम देखा होगा, तो उसमें जो उसके हैं नूरुल साहब, तो उन्होंने कहा कि ये सिंध में ये मसले रहते हैं और कुछ मसले पंजाब में होते हैं। तो सर, अगर कुछ मसले सिंध में होते हैं तो क्या एक कन्वर्जन हो जबरी, या 10 हो या 10,000 हो, हमें तो उसको एज अ बीइंग गवर्नमेंट हमने उसको एड्रेस तो करना है। जी। हमने किसी एक कल को ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक कत्ल हो जाए तो उसको आप छोड़ दें और 10 कत्ल करें तो फिर उसको सजा आप कत्ल की फांसी की सजा दें। फिर या तो आप ऐसे करें। मगर क्योंकि उस वक्त भी हमने कहा था कि सर ये बिल जो है उसके बाद उन्होंने कहा था कि बिल जो है ना कोई मिनार्टी के नहीं बनाएंगे। हमने कहा चले ह्यूमन राइट्स को दे देते हैं। तो ये जो बिल है अभी ह्यूमन राइट्स वालों ने इस बिल को बनाया और भेजा गया। उसके ह्यूमन राइट्स ऊपर कौन सा, जो गवर्नमेंट की है या जो जी आसमा सर, जहांगीर वाली है? नहीं सर, गवर्नमेंट वाली ह्यूमन राइट्स ने मिलके, मतलब आसफा जहांगीर और गवर्नमेंट, जो उसमें कुछ मतलब एक्टिविस्ट भी थे, कुछ हम्म, गवर्नमेंट के इदारे के भी थे, कुछ मौलवी हजरात भी थे, उन्होंने मिलजुल के एक बनाया था। ये कब की तो बात जब है? ये, जी सर, ये कब की बात है? सर ये है तकरीबन कोई 6 महीने पहले की बात होगी, या हाँ। 5 महीने पहले की बात होगी। अच्छा। तो उस वक्त भी जब हमने ये पेश किया था, तो उस वक्त भी ये उन्होंने बिल फॉरवर्ड कर दिया था उस इस्लामी शरीय काउंसिल की तरफ। जबकि हमने उस वक्त भी कहा था कि सर जब ह्यूमन राइट्स ने बना दिया है तो अब दोबारा उधर भेजने की जरूरत नहीं, अब इसको कौमी असेंबली में पेश कर दें। जी। तो उसके ऊपर उन्होंने इस्लामी शरीय काम उसमें चला गया। तो उसके बाद वहां पे मीटिंग कॉल की गई। अच्छा, मीटिंग जब कॉल की गई तो उसमें किसी भी मिनार्टी के रिप्रेजेंट को, मतलब वहां पे नहीं बुलाया गया। अच्छा। असल सबसे बड़ी बात है कि जब बिल पेश करने वाली इफेक्टेड कम्युनिटी अगर हिंदू कम्युनिटी है, जी। तो कहते हैं किसी को फांसी की सजा देते हैं आखिर में, तो उससे भी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। उससे भी जो ना वो कहा जाता है कि भाई आप अपने बताएं, अपना मौकफ पेश करें कि आपको क्यों ना ये दिया जाए। तो वहां पे जो बुलाया गया वो सबसे जो है ना जो जिसके ऊपर एतराजात है हिंदू कम्युनिटी के, मियां मिठू साहब को वहां पे बुलाया गया और उससे डिस्कशन किया गया। ये कौन दोस्त है? सर ये जो है जिसके ऊपर पूरी हिंदू कम्युनिटी जो है ना सरापा एहतजाज बनी हुई है, जहाँ सबसे ज्यादा कन्वर्जन का इल्जामात लगते रहे, मियां मिठू जो हैं वो सबसे ज्यादा जो एक फैक्ट्री चला रहे कन्वर्जन की, वो है सर। ये डिस्ट्रिक्ट डायरकी में होते हैं, जो जिसके लिए मतलब सबसे ज्यादा एतराजात, सबसे ज्यादा इल्जामात मियां मिठू पे लगते रहे। तो हम्म, उलमा साहब ने उनको बुलाया और उन्होंने बिल के ऊपर एतराजात लगा के वापस कर दिया। हम्म, अच्छा, हमने कहा कि भाई जब अगर आपका कोई एतराज है तो आप हमें बुलाएं, हम बैठ के म्यूचुअली डिस्कशन के साथ इसको मसले को हल कर लेते। हम्म, मगर कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ तो देना है। अगर एक हो या 10 हो या 50 हो, अगर आप पूरी इस इंटरनेशनल मीडिया में, चाहे वो आईएमएफ हो चाहे दूसरे जितने भी इदारे हों, उसको जब एक हाईलाइट करके इन्फॉर्म कर रहे हैं, दूसरी रिपोर्टें दे रहे हैं कि ये एक मिनारिटी के साथ ये प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस किया जाए। तो आप एक तरफ तो उसको एड्रेस करते हैं, मगर दूसरी तरफ से उसको जब आप उसको डिक्लाइन कर देते हैं। बहरहाल जब ये वापस हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेज दिया गया, जिसमें 3 या 4 हमारे मिनार्टी कम्युनिटी के हैं, बाकी उसमें नूरुल कादरी साहब भी हैं, और जो मिनिस्टर हैं वो भी हैं, शेरी मदारी साहब भी हैं जो उसके हैं, ये सब उसमें हैं। जब वहां बिल पेश हुआ तो उसमें बिल पेश होने के वक्त पे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ये बिल पास नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता, उसके कहते आप मिनारिटी को बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। सर मिनारिटी को, जब मिनारिटी खुद विलिंग है हर चीज को फेस करने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हम हर चीज को फेस करने के लिए तैयार है। तो आपको तो वो तो हमें देख रहे हैं, अगर कोई अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट की रिट कहाँ पे है?
कल को अगर इसका मतलब है कि आप मिनॉरिटीज के ऊपर हाथ खड़े कर रहे हैं, कल को जो भी आ जाए वो कर ले, इसका मतलब दूसरी माना में तो आप ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे यतीम हैं, आपका कोई वाली वारिस नहीं है। अगर हमें आप खुद गवर्नमेंट बता रही है कि आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब शीरी मजारी ने कुछ बोलने की कोशिश की ज्यादा, तो शीरी मजारी को मतलब इतना जो अभी मीडिया में आप भी सुन रहे होंगे डिफरेंट जो ना टॉक ऑफ द टाउन्स में, ये इतना जो ना उसको प्रेशराइज किया गया कि वो आधी मीटिंग में छोड़ के चली गई वापस। जब वहां से प्रेशराइज चली करने गई, वाले जो हैं ये उलमा थे या तहरीक इंसाफ के दूसरे मेंबर थे तहरीक? सर जितने भी हैं, जैसे अली साहब हैं वो उनके अली मिनिस्टर हैं। मोहम्मद। जी सर, वो मिनिस्टर हैं। हाँ। और नूरुल जो साहब हैं वो भी मिनिस्टर हैं सर उनके, जो कायम चेयरमैन भी हैं। और हमारे तरफ 3 या 4 जैसे जयप्रकाश साहब भी है, डॉक्टर रमेश कुमार वानकवानी साहब भी थे, और खियल दास भी हैं। तो डिफरेंट थे। तो उन्होंने वहां पे ये कहा कि भाई आप इसको अगर कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं तो या तो रीजन दे दें। हम रीजन में आपके साथ जो भी होता है, आप या 2 तरीके हैं, या तो हम रीजनिंग बैठ के करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप वोटिंग करवा लें। 2 ही तरीके हो सकते हैं ना किसी को जी रिजेक्ट जी। करने के लिए, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। अगर आपने रिजेक्ट करना है तो फिर ये मीटिंग भी कॉल नहीं कर लेते। फिर ये जो आपने कमेटी में बिल भेजा है तो किस लिए भेजा है, कि डिस्कशन करने के लिए, या अगर जो भी होता है उसको जनाब डिस्कस कर लें, या आप वोटिंग करवा लें। तो उन्होंने कहा हम वोटिंग भी नहीं कराएंगे। अच्छा, वोटिंग नहीं होगी तो भाई आप डिस्कस कर लें, आपको जो जो शख्स के ऊपर एतराज है आप उसके ऊपर बैठिए। कहते हैं 18 साल से जो ना उम्र के ऊपर है एतराज है हमें जो ना उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि लेट्स डिस्कस, आप क्या चाहते हैं आप बता दें। अगर उन्होंने कहा 90 डेज के ऊपर प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा कि भाई 90 डेज की जगह आप जो चाहें, आप क्या चाहते हैं, 60 डेज करना चाहते हैं, 30 डेज करना चाहें, लेट्स डिस्कस, स्टार्ट द डिस्कस। आप एक सडनली अगर आप अपना डिसीजन दे रहे हैं तो फिर हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो आप बंद कमरे में आप उसको डिसीजन दे के आप फॉरवर्ड कर देते। तो फिर मिनारिटी की राइट्स कहाँ हैं? हम जो इस वक्त पूरी दुनिया में हम जहां पे भी आते हैं कहते हैं कि यार वी आर द सेफ एंड सिक्योर, वी आर द गेटिंग द इक्वल रिप्रेजेंटेशन, वी आर इक्वल राइट्स है हमारे पास एज अ कायदे-ए-आज़म की जो 11 अगस्त की तकरीर थी। तो वो फिर या तो 11 अगस्त की तकरीर के ऊपर आप अगर वो करना चाह रहे हैं तो हमें राइट दे दें। आपका 1973 का आइन भी है, आर्टिकल 22 भी है, जिसमें हर एक को इक्वल राइट्स हैं। और आपके जो कानून भी हमें बता रहा है इक्वल राइट्स का, तो आप इक्वल राइट्स की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ तो बात हो रही है कि आपको एक सिंगल हैंड डिसीजन की। तो फिर इस बात में तो ये वो है। मगर काफी उसके ऊपर चीखो पुकार रही, काफी उसके ऊपर हो गई, मगर वो एनोनिमसली उन्होंने उस बात को किसी ने नहीं सुना, और उन्होंने बिल को उन्होंने रिजेक्ट करके उन्होंने भेज दिया। कहता है ये काबिल कबूल नहीं है। जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ना वो डिस्कस करना चाह रहे हैं हमसे, ना वो हमारे पास जो है ना वो कहते हैं, कभी कहते मतलब नूरुल काजी साहब कभी कहते हैं ये सिर्फ सिंध में मसले हैं, कभी कहते हैं थोड़ा बहुत पंजाब में मसले हैं, कभी कहते हैं ये मसला ही नहीं है। मुझे हैरत तो ये हो रही है कि कभी कहते हैं ये तो मसला ही नहीं है। सर जब मसला नहीं है तो जो ये 80 लाख हिंदू कम्युनिटी यहाँ बैठ की ये आए दिन जो ना ये ऐतराज या वो कर रही हैं, तो आप या तो बता दें फिर ये क्या है, या आप बता दें हमें। मगर कोई मतलब उसका सर पांव कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इस वक्त हद दर्जा हिंदू कम्युनिटी अपनी मायूसी में जा रही है और डिप्रेशन में जा रही है। और हमें नहीं पता कि इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या इसके फ्यूचर में जो क्या उसके ऊपर पार्लियामेंट होगी, या मतलब जो हिंदू कम्युनिटी क्या लाए अमल बनाती है। मगर ये बहुत ही हमारे लिए एक ब्लैक डे की तरह पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये काउंट होगा। नहीं तो इसका बिल जो है वो कहाँ लटका हुआ है या बात खत्म हो गई, उन्होंने एकदम सर रिजेक्ट कर दिया तो? सर उन्होंने जो पहले जो शरिया काउंसिल हुआ था तो उस वजह से रिजेक्ट हो गया था। मगर उन्होंने फिर एक लास्ट ऑप्शन था कि जो ये पार्लियामेंट अमूर कमेटी में जिसमें मिनारिटी मेंबर भी हैं, तो उसको जो ना भेजा गया था। ये एक लास्ट स्टेज थी जिसके ऊपर जो ना वो था। इसका मतलब है कि अब ये जो ना टोटल ही खत्म हो गया। टोटल खत्म हो गया। जी सर। इसका मतलब जब जबरी मजहब का जो मसले आपके चल रहे हैं सिंध में वो कंटिन्यू रहेंगे फिर?
सर देखिए ना, मसला यही तो ज्यादती वाली बात है कि ना ये मतलब हिंदू कम्युनिटी का है, ये क्रिश्चियन का भी यही मसला है। पंजाब में वहां पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी इसको फेस कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी बिल में पार्टिसिपेट किया था इसको पेश करने में, और उन्होंने भी मतलब हाथ से हाथ बटाया था। मगर इस वक्त दोनों कम्युनिटी देखिए ना, मुझे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर जो बंदा कन्वर्ट होता है, अगर वो चले 13 साल में कन्वर्ट हुआ है और आप कहते हैं ये जबरी नहीं है, तो अगर वो 18 साल में अगर आप डिक्लेयर करते हैं उसको, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो दिल से पढ़ के इस्लाम उसने कबूल किया है, अगर जबरी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? अगर आप कहते हैं 90 डेज के ऊपर, जो हम तो कहते हैं कि भाई कोई भी डिसीजन हो आप थ्रू कोर्ट ले लें। कोर्ट में भी जजेस जो है ना मुस्लिम है ना, कोई हिंदू तो जजेस नहीं है, तो वो भी वही अपनी कम्युनिटी के जजेस है। वो सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएटली डिक्लेयर ना हो। हम ये कह रहे हैं कि भाई इमीडिएटली शादी ना हो। हम हर चीज के ऊपर है। जो मेन मसला यहाँ पे हो रहा है, वो जो कन्वर्जन, जो मतलब ज्यादातर जो केसेस हैं, वो जो कन्वर्जन के हैं वो शादी की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो शादी जो गांव में या डिफरेंट जो ना जो छोटे छोटे वो हैं, वहां जो शादी है, वहां पे उनकी जो वो पैसे दे के शादी होती है, 8-10 लाख 15 लाख रुपए उस एक शादी के ऊपर खर्चा आता है। अब उसमें क्या हो जाता है, ये इनको फ्री में एक लड़की जो ना वहां से मिल जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो ना वो इस वजह से जो रेशो है वो बढ़ता ही जा रहा है। शादी में अगर वहां पे जहेज भी देते हैं लड़के वाले, लड़की लेते हैं, तो लड़के वाले या तो वटा सटा करते हैं, उसके पास लड़की होगी, इनके साथ लड़की होगी, तो वो वटा सटा कहते हैं। या फिर लड़के वाले, ये सब जगहों पे नहीं होता, मैं वो बता रहा हूँ, कुछ जगहों पे ये भी होता है कि जो ना वो लड़के वाले जहेज भी देते हैं, शादी का खर्चा भी उठाते हैं, और उसके बाद वो लड़की उनको मिलती है। तो जब 8-10 लाख रुपए वहां खर्चा होता है, तो ये इनको आसानी से मिल जाती है, इजी एक्सेसिबल भी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम कम से कम एक ऐसा लॉ जो है ना वो किया जाए कि जिसमें या तो शादी को रोक दिया जाए। भाई शादी नहीं करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर शादी के लिए 2-3 साल 4 साल रोक दिया जाए, जैसे सिंध असेंबली में भी ये चाइल्ड मैरिज एक्ट बिल पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र आप शादी नहीं कर सकते। तो जब 18 साल वाली है, तो आप वो जो कन्वर्जन वाले हैं, वो 14 साल 15 साल 16 साल वाली को कैसे शादी अलो करते? तो इससे प्रूव ये हो रहा है कि या तो वो शादी की वजह से हो रही है शादी, मतलब जो कन्वर्जन। और इस्लाम में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपकी शादी के वक्त वली होना बहुत जरूरी है, उसके बगैर निकाह नहीं हो सकता। तो जब वली कहाँ है, कौन है वली? तो और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता ही नहीं चल रहा कि लड़की के बाद शादी में उसके बाद लड़के के हदूद अरबा कहाँ है, वो किधर जाती है लड़की, उसका कोई बाद में सवाए चंद लड़कियों के हमें उनकी रिपोर्ट मिलती है कि दे आर सेफ एंड साउंड, हमें कोई एतराज नहीं। मगर हमें एतराज वो है कि इनका पता ही नहीं चलता। आप सिर्फ पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखिए, सवाए आपको अगर सपोज 1000 लड़कियां कन्वर्ट हुई हैं, तो आपको सवाए 15-20-30 या मैक्सिमम जो है 50 लड़कियों के अलावा 950 लड़कियों का पता ही नहीं चलेगा कि लड़कियां कहाँ गई। तो असल चीज हो रही है। और दूसरा, ये जो हमारा सबसे बड़ा जो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमेशा रहे हैं कि भाई हम मानते हैं, आप कहते हैं जबरी वो मजहब नहीं तब्दील हो रहा है, तो फिर आखिर छोटी उम्र की लड़कियां क्यों नहीं हो रही, क्यों हो रही, जिनको समझ भी नहीं है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान न पूरी दुनिया में न वोट का राइट है, न हमें उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है। जब उनका लाइसेंस नहीं है, पूरी दुनिया में आप चले जाएं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरब हो, इंडोनेशिया हो, आप जितने भी इस्लामी मुल्क है, मलेशिया, आप उनके देख लें, कोई किराया नहीं होती वहां पे कि भाई ये फोर्स कन्वर्जन है। यहाँ पे आखिर क्यों कन्वर्जन का जो ना, फोर्स कन्वर्जन का क्यों बार बार ये नारा लगता है? जो लड़की होती है उसके ऊपर एक इल्जाम लग जाता है कि ये फोर्स कन्वर्जन है। मतलब कोई आप स्पेस तो देंगे ना सर। अगर पढ़ के कन्वर्ट हुई है, अगर उनको समझ में कन्वर्ट हुई है, तो जो बड़ी उम्र की लड़कियां जिनको ज्यादा समझ बूझ है, वो क्यों नहीं हो रही?
या लड़के जिनकी इंटरेक्शन जो है ना आम आदमी में, जिसमें 95% जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी में वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लड़के जिनकी ज्यादा एक्सेस है मुस्लिम कम्युनिटी, वो क्यों नहीं हो रहे? एक लड़की जो घर में बंद है, वो उनकी कैसे जो ना वो वहां पे ताल्लुक बन गया और उन्होंने इस्लाम को जो ना पढ़ लिया और उसको वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया। इस देखिए मसले के हल के लिए रियासत क्या कहती है? जो कमेटी जिसे रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने इस बात को कंसिडर नहीं किया, इसका कोई हल निकाले। सर, इसीलिए ही हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि हमें यही है कि हमारे को इस वक्त पूरी गवर्नमेंट और इदारों ने जितने भी पिछले वाकयात हुए हैं, चाहे टेढ़ी में हुआ है, चाहे भुंग मस्जिद में हुआ है, या डिफरेंट दूसरे मंदिरों पे या उन जगहों पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। मगर हमें जो ये लग रहा है कि या तो ये उलमा के अंडर में, या तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, या क्या आ जाते हैं, ये कुछ समझ में हमें नहीं आ रहा कि उनमें लाइन ऑफ एक्शन जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा जो है ना वो एक सवालिया निशान आ गया है ना। हम हम उलमा के साथ भी बैठने के लिए तैयार है। हमें मतलब कोई बीच का रास्ता, जैसे हमने इस बिल के लिए भी कहा था कि हमें बीच का रास्ता हमें निकालने का मौका दिया जाए, जो दिल से हो रहा है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी एक जो जी हिंदू थे, जो कन्वर्ट हुए थे, उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद किया था। तो हमें उसके ऊपर किसी का एतराज नहीं है, हमें आज भी एतराज नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पढ़ के हो रही हूँ, जो वाकई जो ना इस्लाम की रूह से मुतासिर होके हो रही हूँ, हमें किसी के ऊपर कोई एतराज नहीं है। हो रही है, बेशक हो जाए, हमें कोई एतराज, मगर जो एतराज है वो है माइनर गर्ल्स के ऊपर, जो छोटी बच्चियां हैं। आप एक अंदाजा, आप भी बाप हैं, दूसरे भी बाप होंगे जिनकी छोटी बच्चियां यकदम से 12-13 साल उनके साथ रह रही हो और अचानक घर से छिन के लेके जाए, कोई छीन के ले जाए तो, और दूसरा अगर मर जाती है, एक अलग, एक ही मर्तबा सबर आ जाता है। ये रोज रोज का सबर जो ना, ये जो होता है, हम उसमें मतलब ये परेशानी जो होती है, हमारी माँ का दिल आपको भी पता है। वो कहती है मेरी बेटी ने खाना खाया नहीं खाया, किस तरीके से सो रही है, क्या है। बेशतर जो ना हमारी अमवात हो गई है उनकी माओं की इस चक्रों में, कोमा में चली गई हैं, डिफरेंट जो उनके साथ हुए। तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उल्मा बीच का ऐसा रास्ता निकालें जिसमें हमें भी एतराज ना हो, उनको भी एतराज ना हो। कम से कम कोई ऐसा वे आउट निकलना चाहिए जिसके ऊपर सब के जो भी पार्टीज हैं मिल बैठ के इस मसले को हल निकालें। जैसे बंग सुप्रीम शरीफ के कोर्ट ने ऊपर काफी पीछे मदद की है कम्युनिटीज की, अकलियतों की, खुसूसन हिंदू कम्युनिटी की या सरदारों की, सरदार बरादरी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आपकी मदद नहीं की, या आपने वहां अप्रोच नहीं किया कि वो को ऐसे अहकाम जारी कर दें, कभी ऐसी कोई कमेटी बना दी जाए जो इस मसले का हल करे? सर देखिए, जैसे पेशावर का जो वाकया हुआ था, जो चर्च वाला वाकया, जी उसमें तसदक जिलानी ने एक शोएब सडल कमेटी बनाई जी थी। जी उसमें उन्होंने मंदिरों और चीजों को ऊपर रखा गया था, उसमें ये चीजें भी थी। अब उसमें कमेटी है, अभी तो वो मंदिरों के ऊपर है। जैसे कि उस मंदिरों के ऊपर, जैसे अभी ये बुंग शरीफ वाला वाकया हुआ या टेढ़ी का हुआ, तो उसमें जो कोर्ट की जजमेंट्स हैं, या जो 3 दिन पहले भी जो उन्होंने कोर्ट ने जजमेंट दी है, वो मतलब आउट ऑफ द स्पोकन है। मतलब इतनी जबरदस्त उसकी वर्डिंग है, उसकी इतनी जबरदस्त वो है कि मतलब हर मिनार्टी उनका सर फखर हो गया। बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी कोर्ट, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानी, वी आर प्राउड टू बी अवर डिपार्टमेंटल जो इदारे हैं। कि जाहिर है एक मिलजुल के एक गुलदस्ता बना था। मगर उसके बाद ये जो चीज आ रही है इस मामले के ऊपर, समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जाएं, किसके पास अप्रोच करें। मंदिरों के मामलों में गवर्नमेंट भी हमारे साथ खड़ी होती है, जैसे टेढ़ी बम का वाकया हुआ, गवर्नमेंट ने बनवा के भी दे दिया, सब कुछ हो गया, मगर वो जो वाकया हो गया, वो जो दिल में एक फांस लग गई तो वो तो लग गई वो चीज तो। मगर सबसे बड़ी बात ये कि मरहम लगा दिया। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वजह क्या हो रही है कि मरहम लगने के लिए भी तैयार नहीं है। मतलब जो इदारे तो बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गवर्नमेंट भी खड़ी है। सेल्फ अगर इमरान खान की बात करें तो उन्होंने अपनी इंतखाबी जो है ना नारे में भी ये लगाया था कि जो ना ये जो माएं बहनें जो कन्वर्ट हो रही हैं उनके ऊपर हम सख्ती से बोलेंगे।
और उन्होंने शुरू में कमेटी भी बना दी, मगर बाद जैसे ये जो वाकया हुआ है, जो इस बिल वाला, ये बड़ा संजीदा किस्म का वाकया हुआ है, जिसके ऊपर पूरी मिनार्टी इस वक्त मैं क्या करूं, दुख के आंसू रो रही है। अल्लाह आपकी मदद करे। और ये है कि भाई आपको बहरहाल जो ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ इदारे हैं उनके साथ मिलके बैठना चाहिए और उनको मिलके कोई ना कोई मूवमेंट ऐसी करनी चाहिए। जब तक पब्लिक में से आवाज नहीं उठेगी, जो बासर कम्युनिटीज हैं, तंजीमें हैं, उनको साथ मिला के आप अपनी आवाज बुलंदी करेंगे, उस वक्त तो उलमा के आगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत खामोश ही रहेगी, जो मैं समझता हूँ। तो इस तरफ आपको मुमकिन आपका मसला हल करने में मदद मिल जाए अगर आप तंजीमों को, जो ह्यूमन राइट्स की इदारे बने हुए हैं, उनसे राब्ता करके तो इस आवाज को जिंदा रखें, तो किसी न किसी स्टेज पे आपको कामयाबी हासिल हो जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मसले पे जो हमें तगोदौ थी कि पता लगे कि बात कहाँ जा पहुंची और कहाँ जाके रुक गई, वो आज आपने एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल हमें आपसे हमदर्दी है कि अभी आपका मसला हल नहीं हो सका और मसला यूं का तू अपनी जगह खड़ा हुआ है। नहीं सर, इसमें एक बात चीज बताऊं सर, ये कोई मसला नहीं, इस वक्त हम वो हैं, मगर हम मायूस नहीं हैं। हमें इदारों पे, हमें उलमा के ऊपर, जो मेजॉरिटी उलमा हैं या जो गवर्नमेंट है, डेफिनेटली आज नहीं तो कल इसके ऊपर बिल्कुल संजीदगी से सोचेगी। और जो कुछ आदमी हैं उनको मतलब एक डायग्नोज किया जाएगा कि भाई ये क्यों उसको अपोज कर रहे हैं, क्यों मिनार्टी के हकूक के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मगर ये मुझे इतना यकीन है कि मेजॉरिटी, जितनी भी ह्यूमन राइट बिल भी ह्यूमन राइट से बनाया था, जिसमें तकरीबन ज्यादातर मुस्लिम थे। हमारे साथ जो इस वक्त पैगामात आ रहे हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे 99% हमारे मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम उलमा जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे हर चीज में साथ होते हैं, वो हमारे साथ इंटरफेथ एंड हार्मोनी की बात कर रहे हैं। मगर हमें ये पता है कि कुछ ये चंद जो अनासिर हैं या कुछ चंद हैं जिनकी वजह से ये चीज रुक रही है। मगर वो कहते हैं ना, हर अंधेरी रात का सूरज निकलता है, दिन होता है, सुबह होती है। तो हम पूरी तरह से जो ना इसके ऊपर पुरुमीद हैं। अगर ये चीज आज नहीं हुई तो कल का सूरज हम जो ना उठते हुए देख रहे हैं। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि ये सूरज आबोताज के साथ चमकेगा। और पूरी इस वक्त पाकिस्तान का जो ना जो इमेज है इस वक्त भी बहुत खूबसूरत है पूरी दुनिया में, और हम भी उसके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं एक झंडे के साए तले में। वी आर द सन ऑफ द सॉइल। और हम इस सिलसिले में जो भी पाकिस्तान की वो है, हम उसके साथ खड़े होके, उम्मीद है कि ये झंडा एक उसी तरह फड़केगा जिस तरह कायद आज़म चाहता था। मिनार्टी मेजॉरिटी एक साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। बहुत शुभ, आपके नेक ख्वाहिशात, आपकी नेक तमन्नाएं जो हैं, खुदा करे जल्द रंग लाएं और तमाम पाकिस्तान के अंदर जो है तमाम इंसानों को बराबरी के हकूक जो है वो जल्द मिल जाए। हमारी भी यही ख्वाहिश है और हम आपके मामले में आप नहीं सर, बराबरी के हकूक हैं सर। कुछ जगहों पे ये चीजें आ जाती हैं जो हमें पीछे धकेल देते हैं। मगर ये भी कभी कभार क्या होता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए एक कदम अगर आप पीछे जाते हैं तो 4 कदम आप आगे जाएंगे। आगे जाते हैं। उसके लिए शायद ये है कि शायद हमें किसी चीज की कमी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमें अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि ये जो लोग जो चंद हैं ये कल को हमारे साथ खड़े होकर हमारा कारवां बनेंगे। और यही लोग, मैं इतनी मुझे भी अल्लाह के ऊपर यकीन है कि यही लोग बिल पास भी करेंगे और यही लोग जो है ना हमारे साथ जो है ना खड़े होंगे और कहेंगे कि नहीं, हम आपके साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और आपका मतलब कल भी रहेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही इंशाल्लाह आपके ये बिल जो है आपकी मर्जी के मुताबिक जो है वो पास होगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त देके हालात से आगाह किया। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए। आइंदा कल इंशाल्लाह जो ईसाई कम्युनिटी है उनसे इसी मसले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे ताकि हम भी इसमें कुछ ना कुछ जो अपना हिस्सा है वो डालकर इसको किसी न किसी नतीजे तक पहुंचाने में अपना